एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखो एसी कैसे जनरेट होती है वो एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी ईएमआई में दे चुका हूं। ठीक है, ये वाला डिवाइस बना के दिखाया था ना एक, इस तरीके से। ये वाला अरेंजमेंट था, यहां पे हमने नॉर्थ पोल रखा था और इसको ऐसे घुमाया था यूं करके। ठीक है ना, तो हमारा रिजल्ट ये आया था कि कुछ टाइम तो करंट पॉजिटिव रहती है, कुछ टाइम नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यही सब इस तरीके से करंट वेरी करती है। ठीक, तो हमने फाइनल रिजल्ट ये निकाला था कि जो फ्लक्स है, इससे पास होने वाला फ्लक्स होता है बी डॉट ए। ठीक है, जिसको बी ए कॉस थीटा बोल देते हैं। ये जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डी फाइव बाई डी टी विद माइनस साइन, तो ये हो जाता है माइनस बी ए, और ये जो थीटा है इसको क्या लिख देते हैं, ओमेगा टी, क्योंकि ये लूप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये आ जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यहां पे ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है बी ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एन की वैल्यू आप लोगे तो एन की इसमें मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। अब ये वाली चीज, ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, बी ए ओमेगा, ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको आप लिख सकते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपकी बेसिक इक्वेशन आती है ईएमएफ की। अगर आप दोनों साइड रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इसका मतलब यह है कि आधा टाइम करंट पॉजिटिव रहेगी, आधा टाइम नेगेटिव रहेगी। अब सुनना ध्यान से, यहां से एक्चुअल में एसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। एसी क्या है, ठीक, देखिए मैंने इतना तो प्रूव कर लिया कि जो ईएमएफ है वो इस तरीके से मूव करेगा, यूं। अगर मैं ईएमएफ और टाइम में ऐसा ग्राफ बना दूं, बिल्कुल आर से डिवाइड कर दोगे तो यही का यही ग्राफ किसमें चेंज हो जाएगा, करंट में। ठीक है ना, अब ये देखो, कुछ टाइम करंट पॉजिटिव और कुछ टाइम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर टोटल एवरेज देखा जाए, ठीक है ना, टोटल एवरेज देखा जाए फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो नेट करंट तो जीरो आएगी। ठीक है ना, इसका मतलब एसी करंट से तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, फाइनली जीरो हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एसी डिवाइस लगा हुआ, देखिए एसी डिवाइस का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ठीक है, यहां पे इस तरीके से दिखाते हैं एसी को, ये एक टर्मिनल हो गया और ये दूसरा टर्मिनल हो। किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते हम, क्योंकि एक बार ये पॉजिटिव है, थोड़ी देर में यही क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एसी डिवाइस ये हो गया, इससे जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इस तरीके से इससे जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस, ये रहा आर। तो होगा क्या, जब यहां से करंट निकलेगी, ठीक है ना, अभी वो इस तरफ चल रही है, इससे पास होगी, तो रेजिस्टेंस से करंट इस तरफ पास हो रही है टी टाइम के लिए, तो ये क्या करेगा, आई स्क्वायर आर डी टी करके इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेके टी टाइम तक। जितने टाइम तक समझ लो टी की वैल्यू यहां पे, ये अगर कैपिटल टी है तो ये टी है, ये टी बाई 2 होगा, तो जीरो से लेके टी तक इतनी हीट या इतनी थर्मल एनर्जी रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर देगा हीट में, चाहे हम उसका कहीं भी यूज करें। क्या पता ये कोई बल्ब हो, क्या पता ये कोई बल्ब हो इस तरीके का, जलेगा। अब करंट जानी बंद हो जाएगी टी बाई 2 टाइम के बाद, जीरो हो गई करंट। अब करंट इधर से निकलेगी, अब रेजिस्टेंस में करंट इधर से जाएगी। अब रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस से करंट चाहे इधर से जाए या इधर से जाए, वो तो फिर इतनी हीट डिसिपेट कर देगा, उसको तो टैक्स काटना है, चाहे इधर से करंट जाए या इधर से करंट, वो करेगा ही। तो बल्ब जलेगा, जल के बुझने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, बुझना मतलब फिलामेंट का टेम्परेचर कम होने की टाइम आएगा, उतनी देर में इधर की साइड से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर वापस जल पड़ेगा, फिर बुझेगा, फिर जल पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो करंट है वो इसमें चाहे राइट जाए या लेफ्ट जाए, एनर्जी तो डिसिपेट होती रहेगी। ये जो सोर्स है, ठीक है ना,
इससे कंटिन्यूअसली एनर्जी निकलती रहेगी, ठीक है ना। इसलिए एसी सोर्स का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अगर यहां तक मैं देखूं तो नेट करंट कितनी है, 0। अगर मैं एवरेज करंट लेके कैलकुलेशन करने लगूंगा तो सब 0 हो जाएगा। मान लो मैं चाहता हूं कि यहां तक मुझे पता चल जाए कितनी एनर्जी इसने बल्ब ने वेस्ट कर दी, तो मैं आई का एवरेज निकालूंगा, आई का एवरेज 0 आएगा, 0 का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब आई का एवरेज लेके यहां पे कुछ काम हो नहीं सकता, तो कुछ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि मैं इन कैलकुलेशन को इजीली कर पाऊं फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये थोड़ी है कि इतने इस टाइम के लिए कैलकुलेशन की जाएगी, बड़े टाइम के लिए कैलकुलेशन की नहीं जा सकती। बड़े टाइम के लिए कैलकुलेशन करने का भी तो मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए। अब लंबे टाइम के लिए कैलकुलेशन करनी होती है तो हम एवरेज क्वांटिटीज यूज करते हैं। मान लो बहुत लंबी डिस्टेंस है, उसमें स्पीड निकालनी है तो वी एवरेज ही तो निकल के आएगी, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस थोड़ी निकल आएगी, या थोड़े से टाइम की यूज थोड़े हो सकता, क्या पता बीच में स्पीड कम ज्यादा की हो। तो हमको तो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टाइम के लिए कैलकुलेशन करनी होती है, तो मुझे ऐसी कोई क्वांटिटी जनरेट करनी है जिससे लॉन्ग टाइम पे भी रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सही आए, ठीक है ना। और उसके लिए यूज किया जाएगा IRMS का, ठीक है ना। तो एवरेज आपको 0 रिजल्ट देगी, रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देगी, इसलिए हमें दूसरी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक। हम क्या करेंगे, हम बेटर ये होगा कि करंट का स्क्वायर कर दो तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सबका एवरेज ले लो, उसका अंडर रूट कर लो तो वापस पुरानी वैल्यू पे आ गई, ठीक है ना। तो उस चीज में क्या होगा कि करंट का नेगेटिव फैक्टर भी खत्म हो जाएगा और हमको एक एवरेज वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन पता नहीं वो रिजल्ट क्लोज होगा या दूर होगा, वो प्रैक्टिकल उससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली देखेंगे कितना हो गया और फिर थ्योरेटिकली देखेंगे, अगर बिल्कुल सही दोनों बराबर आ गए तो समझ लो तरीका सही काम कर गया। नहीं तो मीन भी ले, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इस नेगेटिव को एज इट इज पॉजिटिव मान ले, इसको भी पॉजिटिव मान लिया, ठीक है ना, फिर इनका एवरेज लिया और फिर उस एवरेज वैल्यू से कैलकुलेशन की, ठीक है ना। फिर भी रिजल्ट देखेंगे, अगर क्लोज आएंगे तो वो सही मान लेंगे, जिसमें भी ज्यादा क्लोजेस्ट रिजल्ट आएंगे वही सही मान लेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि मीन तो बहुत तरीके के होते हैं, अलजेब्रा में सिखाया नहीं जाता आपको, बहुत टाइप के मीन होते हैं, ठीक है ना। एवरेज बहुत टाइप से लिया जा सकता है, हाँ बहुत सारे टाइप के, मतलब जो मिडल वैल्यू है ना उसको कंसीडर करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें से देखेंगे सबसे वैल्यूएबल कौन सा है, ठीक। सबसे ज्यादा क्लोज रिजल्ट मिलते हैं RMS वैल्यू से, इसलिए उसी को पढ़ाया जाता है इसमें। रीजन समझ में आ रहा है। अगर हम RMS वैल्यू लेके कैलकुलेशन करेंगे तो प्रैक्टिकल वैल्यू के क्लोजेस्ट रिजल्ट आएंगे, इसलिए RMS को यूज करेंगे। हम एवरेज भी नहीं ले सकते, एवरेज चीज अलग होती है, RMS अलग होती है। एवरेज कैसे लिया जाता है, ठीक है ना, एज इट इज जोड़ देते हैं और नंबर से डिवाइड कर देते हैं, हो गया एवरेज। और RMS का मतलब क्या होता है, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे और फिर अंडर रूट करेंगे। वो डायरेक्ट एवरेज लेने से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, ठीक है ना, पर वो भी एक तरीके से मीन लेने का ही तरीका है, उससे रिजल्ट क्लोजेस्ट आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, हम यहां पे आई एवरेज दो तरीके हमारे पास, एवरेज निकालना है, मैं आई का एवरेज निकालता हूं, ठीक है ना। एवरेज निकालता हूं कहां से लेके, 0 से लेके t/2 तक, क्योंकि 0 से लेके t तक निकाला तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम तो पॉजिटिवली काम करते हैं, 0 से लेके t/2 तक ले लेते हैं। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, I/dt, ये एवरेज तो यहां लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही तो होता है एवरेज का फंक्शन, तो यही होता है ना, आई का एवरेज जो होता है इस फॉर्मूले से लिया जाता है। हम अभी कुछ RMS वगैरह नहीं निकाल रहे, केवल एवरेज निकाल रहे हैं 0 से लेके t/2 तक। देखते हैं क्या आएगा। आई की वैल्यू क्या लू, I0 sin ωt dt और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक, ठीक। अब अगर इसका जो वो है वो ओमेगा है तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2π/ω, ठीक है ना। तो पाई 0 से लेके π/ω तक इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से लेके π/ω तक। क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा,
ये आपके मैथमेटिक्स के स्किल्स हैं। क्या सिखाया आपको मैथ वालों ने, बताओ। आंसर डायरेक्ट आएगा 2/πi0, ये आना है बस। आई एवरेज की वैल्यू ये आएगी 2/πi0, ठीक है ना। और 2/πi0 की जो वैल्यू होगी वो आती है 0.637। ये वाली वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 0.637i0 है ये। और ये आई का एवरेज है 0 से लेके t/2 तक। डेफिनेटली दूसरे वाले का एवरेज भी यही आएगा, तीसरे वाले का भी एवरेज यही आएगा, ठीक है ना। तो हर एक का एवरेज यही आएगा, ठीक। अब एक दूसरी वैल्यू यूज करते हैं हम। पहले क्या करते हैं, आई का स्क्वायर कर लेते हैं। आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, i0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इसका मीन ले लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि एवरेज। यही तो मीन लेना हुआ, इसका एवरेज क्या लेंगे, आई स्क्वायर dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से कहीं तक भी इंटीग्रेट कर दो रिजल्ट वही आना है, 0 से t, 0 से t कर दिया इसको, तो ये i0 के स्क्वायर का एवरेज आ गया, ठीक है ना। अब हम जो भी रिजल्ट आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। अब पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो i0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, 0 से t, 0 से t। आप ये देखो i0 का स्क्वायर तो बाहर आ जाता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन जो भी लिमिट है ना उसका हाफ आ जाता है, ठीक है ना। तो t/2 ये हो गया, और 0 से t इसका करेंगे तो t ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया i0 का स्क्वायर बाई 2, ये i का स्क्वायर का एवरेज है, ठीक है ना। स्क्वायर कर लिया, मीन ले लिया, अब रूट और ले लो इसका। अब अंडर रूट ऑफ i0 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे IRMS, और ये आ जाएगा सीधे सीधे i0 बाई रूट 2। इसकी वैल्यू आएगी 0.704, 707 है वैसे, 0.707 i0। ये एक दूसरी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो ये तो यहां पे आरएमएस वैल्यू है, ठीक है ना, और ये यहां पे एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अब हीट डिसिपेटेड निकाली गई, इससे एकदम क्लोज रिजल्ट आए, इससे थोड़े से वाइड रिजल्ट आए, ठीक है ना। तो वैल्यू किसको दी जाएगी, इसको। हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, हमने तो प्रैक्टिकल रिजल्ट चेक किए और थ्योरेटिकल रिजल्ट चेक किए। इस चीज से जल्दी काम हो जाते हैं, मतलब इजी और क्लोजेस्ट रिजल्ट आते हैं। एक्चुअल में ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको जरूरत तो आई स्क्वायर की है ना, हमें आई की जरूरत थोड़ी है। हमें तो आई स्क्वायर आर डी टी करना पड़ता है, जरूरत तो हमें आई स्क्वायर की है, ठीक है ना। आई स्क्वायर के साथ आर की मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन होना है, ठीक है ना। हमें आई की जरूरत थोड़ी है, इसलिए इसी से क्लोजेस्ट रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करना। आप ये देखो, ये जो वैल्यूज है, ठीक है ना, ये जो मीन की वैल्यू है ये 0.5 i0 से ज्यादा आ रही है ऑलवेज, ठीक है ना। एवरेज तो हाफ होना चाहिए, यहां पे हाफ क्यों नहीं है, नहीं, कहीं कहीं पे तो हाफ से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं 1 माइनस आई का एवरेज लू तो वो कम नहीं आएगा, हाँ। नहीं, देखो एक्चुअल में क्या है, अगर ये वाला ग्राफ ऐसे होता, तुम लोग मैथ वाले हो, दिमाग लगाते नहीं हो, अगर ये ब्लू वाला ग्राफ सही होता तो एवरेज 0.5 आता, चाहे किसी तरीके से निकाल लो। लेकिन वैल्यू थोड़ी थोड़ी ज्यादा है ना, देखो ये आई है, ये dt है,
चार्ज ज्यादा फ्लो हो रहा है, इतनी अमाउंट आई टी कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या होता है, चार्ज। ये आई है, ये टी है। आई टी कर्व के नीचे का एरिया क्या होता है, चार्ज। तो आप देखो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया है ना, देखो इसकी वजह से तो 0.5 से ज्यादा आता है, 0.7 0.63, क्योंकि चार्ज ज्यादा फ्लो होता है, आधे से ज्यादा चार्ज फ्लो होता है। ठीक है ना। अगर इसका ग्राफ ऐसे आता यूं, ऐसा ग्राफ होता है ना करंट का, तो एवरेज 0.35 0.4 ऐसा कुछ आता। IRMS की वैल्यू भी 0.5 से कम आती। क्यों? क्योंकि तब अगर हाफ वाला रिजल्ट लेते ना तो उससे भी कम करंट होता हमारे पास केवल चार्ज इतना आता, यहां पे चार्ज इतना आता। कुछ बेसिक समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो एवरेज थोड़ा सा ज्यादा आता है क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। तो एसी जो है, एसी का जो साइनोसॉइडल बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पुट करता है। ठीक है, इसलिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना, इसलिए बेनिफिशियल है। इसलिए एसी यूज करना इज बेटर देन डीसी यूज करना। डीसी में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी यूं। ठीक है ना। यहां पे क्या है, प्लस माइनस भी हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा भी आ रहा है। ये कुछ क्लियर हो रहा है? इसका पॉइंट मतलब 5 से ज्यादा आने का रीजन कोई ऐसे ही पूछ ले, मान लो कोई कम पढ़ा लिखा है, बोले एवरेज तो आधा होना चाहिए, ज्यादा क्यों आ रहा है, तो उसको बिठा के आराम से समझा दोगे ना, डायग्राम बना के। ठीक, हाँ। तो ये इसके थोड़ा ज्यादा आने का रीजन है। अब यहां से हमने दो चीज फाइंड आउट की है कि IRMS की वैल्यू तो इतनी होती है और आई एवरेज की वैल्यू इतनी होती है। अब जो बेसिक चीज पूछी जाती है वो देखो, यहां पे हमें ये बोला जा रहा है कि आपके यहां जो एसी आ रही है ये आ रही है 220 वोल्ट। ठीक है ना। हाँ, वो समझ सकता हूं, तुम चिल बैठे रहा करो एकदम, है ना। कुछ भी बोलो मैं समझ जाता हूं, जो बोल दिया वो तो सही होगा ही नहीं, कुछ और ही सही होगा। तो 220 वोल्ट आ रही है, कोई बोल रहा है ये। ठीक, और कन्वेंशन ये कहता है कि अगर देखो वोल्टेज तो कम ज्यादा होती रहेगी, इसलिए एक वैल्यू तो बोल ही नहीं सकते। फिर भी कोई बोल रहा है कि वोल्टेज 220 वोल्ट आ रही है, वो भी एसी की। इसका मतलब या तो वो एवरेज बोल रहा है या आरएमएस बोल रहा है। ठीक है, और क्लोज रिजल्ट किससे आते हैं, आरएमएस से। इसका मतलब वो वोल्टेज की कौन सी वैल्यू बता रहा है आपको, आरएमएस। ठीक है ना। अब आप ये देखो, उसने तो आरएमएस वैल्यू बता दी। ठीक, आपको जो इसके अकॉर्डिंग जो बल्ब वगैरह मार्केट से लेके आने हैं, आपके घर में इतनी आरएमएस वैल्यू आती है, तो आपको बल्ब ऐसे लेके आने पड़ेंगे। ठीक है ना, जो दिस मल्टीप्लाई √2 टाइम्स वोल्टेज झेल जाए। क्योंकि अगर आरएमएस वैल्यू इतनी है तो एक बार को तो इससे ज्यादा वोल्टेज आएगी, एक बार को 0 आएगी। ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए कि एवरेज वैल्यू इतनी आ रही है यहां पे, तो एक बार को तो ज्यादा होगी, एक बार कम होगी। अगर आपकी आरएमएस वैल्यू इतनी है तो एक्चुअल देखो, ये क्या है, ये तो पीक है, नहीं तो आई नोट है। अगर मैं ये ग्राफ वोल्टेज में बनाता तो सेम ग्राफ वोल्टेज में भी तो बनता, वोल्टेज में भी तो सेम ग्राफ बनता, आर टाइम्स ऊपर नीचे हो जाता बस। ठीक, कोई बोल रहा है कि एवरेज इतना है, तो एक्चुअल में पीक भी तो कभी ना कभी बल्ब से पास होगा। ठीक है ना। तो पीक वैल्यू कितनी होगी, 0.707। आई नोट की वैल्यू 220 है, तो आई नोट की वैल्यू कितनी होगी, 220 बाई 0.707, अप्रोक्सीमेटली 301 वोल्ट। यानी कि वोल्टेज 0 से 301 जाएगी, फिर 0 आएगी। हाँ, करंट और वोल्टेज बात एक ही है। ये जो करंट के लिए समझाने, ये वोल्टेज के लिए भी समझा सकता था मैं। वोल्टेज इज इक्वल टू IR। ठीक है ना। आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ग्राफ का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 311 वोल्ट आने का मीनिंग क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि जो वोल्टेज है वो 0 से लेके 311 के बीच में वाइब्रेट करेगी। ठीक है ना। तो बल्ब इतना स्ट्रोंग होना चाहिए
जो कम से कम 312 तक झेल जाए, क्योंकि एक बार को उससे कितनी वोल्टेज पास होगी 311। तो अगर बल्ब पे 220 लिखा है तो एक्चुअल में वो बल्ब बनाया गया है इतनी वोल्टेज झेलने तक। आप इसको डीसी पे लगाओ तो 311 तक झेल जाएगा ये। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या? मीनिंग समझ में आ रहा है इसका? तो अगर किसी बल्ब पे इतना लिखा है तो इतने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल्ब होता है वो, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू लिखी होती है और आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू से हमेशा कम ही होगी। ठीक, और एक ना कभी पीक तो पास होना ही है उससे, इसलिए उसको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एसी ऐसा ही है, ऐसा ही है एसी। ओके, एक क्वेश्चन निकल के आया, बहुत टफ है। इसने बोला इफ करंट इन एन एसी सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू 5 साइन 300t माइनस पाई बाई 4। इस इक्वेशन की हेल्प से किसी एसी सोर्स में करंट दी जाती है। तो क्या क्या चीजें पूछ रखी है? पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आई, ये बताइए कितनी होगी। और ये और क्या पूछा हुआ है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और एवरेज करंट कितनी होगी। बताओ फटाफट, सॉल्व कर रहे हो क्या? आई नोट कितना है 5, तो पीक वैल्यू तो यही हो गई। आरएमएस वैल्यू क्या होगी 5/√2, ये आरएमएस वैल्यू हो गया एक ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी क्या है? ये रही, दिस इज ओमेगा। और 2π/ओमेगा करोगे तो टी निकल आएगा और फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 1/t आ जाएगा, सीधे सीधे ओमेगा ओवर 2π। ये आपकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई पाई इज फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आई? अब एवरेज करंट, ठीक है ना, 2/पाई इंटू आई नॉट 10/पाई, 10/पाई आपकी आई एवरेज हो गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ, टफ इसीलिए तो था, लिखना पड़ेगा, ये बोर्ड में आता है। ठीक है ना, ये बोर्ड में आता है इस लेवल पे। अब अपने टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन को सुनना, क्वेश्चन के सुनने में इसका आंसर छिपा हुआ है, करना भी पड़ेगा आपको। ठीक है ना, एसी का थोड़ा मीनिंग भी समझ आ जाएगा क्वेश्चन से, बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, नोट कर लेना। इसमें लिखा हुआ है शो दैट एवरेज हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ एसी, average heat produced during a cycle of AC is same as produced by DC with I is equal to IRMS। ठीक है, दोबारा सुनो, समझ में नहीं आया ना बाद की लाइन? ठीक है, जिसको आनी उसको आ भी गई, दोबारा सुन लो। शो दैट, ये शो करना है, एवरेज हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ AC is same as produced by DC with I is equal to IRMS। ठीक है ना, अब बताइए इसका मीनिंग क्या है, सॉल्व कैसे करना है, क्या करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। शो करना है, शो दैट, नंबर तभी मिलेंगे। वो आपको दिखाना है फिर से सॉल्व करके, शो दैट लिखा हुआ उसने। हाँ करो, LHS इज इक्वल टू RHS करके प्रूव करना है।
हाँ हो गया। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, 2-3 लाइनें लिखनी थी उसकी, लेकिन वो तभी लिखी जाएंगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, इसने बोला है कि एक एसी का साइकिल लेना है हमको। साइकिल तो एसी की आती नहीं है। हाँ, तुरंत मुझे पता था, एकदम एकदम आ जाएगी समझ में, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं है। ठीक है ना। वो बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक अगर आप एक एसी में प्रोड्यूस हीट फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना, जबकि इसकी पीक वैल्यू कितनी है आई नॉट, यहां से लेके यहां तक इतनी देर में एसी जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतनी हीट डीसी प्रोड्यूस करेगा। डीसी का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ग्राफ होगा डीसी का, उतने ही टाइम में। ठीक है ना, उतने टाइम में ये डीसी प्रोड्यूस करेगा अगर इस आई की वैल्यू, ये वाली जो आई है, इस आई की वैल्यू आई आर एम एस हो। ठीक है ना, तो पहले इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस निकालेंगे, फिर इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस निकालेंगे, फिर दिखाएंगे देखो दोनों बिल्कुल सेम आए हैं। तो पहले इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, भले ही हमें आंसर पता है पर फिर भी शो करना जरूरी है। फर्स्ट में क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी करना है मुझे, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके टी तक, तभी तो आएगा। अब यहां पे आई की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से टी तक। तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी आई नॉट का स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2, ठीक है ना, इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। एक तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, ये तो हो गया एसी में। डीसी में भी हीट का यही फॉर्मूला है, डीटी में, डीसी में भी हम यही करेंगे, आई स्क्वायर आर डी, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसमें आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी है, आई आर एम एस के बराबर है, वो किसका, इसका, यानी कि आई नॉट बाई रूट 2 लेंगे। तो आई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी और इसका इंटीग्रेशन। आई तो यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, आर कांस्टेंट है, सब कुछ बाहर आ जाएगा, डी अंदर रह जाएगा बस, और डी में टी आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी कितना आ गया, आई नॉट, या इसको यहां देखते हैं ना, ये चीज यहां पहुंच गई, तो ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया, और आर और टी ये आ गया। ये हीट प्रोड्यूस डीसी से हो गई। ठीक है ना, और आप देखो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, यही शो करना था बस। ठीक है ना, लेकिन आप पता है जो चीज आपको वैसे पता हो ना, उसको कॉपी पे उतारना इज बिग डील, तो ये शो करना था। बात समझ में आई? ठीक, बस आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखते हैं। देखो 3 चीजें होती हैं, एल, सी और आर। ठीक है ना, इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। किसी सर्किट में ये चीजें होती हैं और साथ में बैटरी होती है। एसी सर्किट है तो एसी बैटरी चाहिए होगी। ठीक, अब इन तीनों का क्या होगा, एक तो बैटरी के साथ केवल एल, बैटरी के साथ ओनली सी, बैटरी के साथ ओनली आर, 3 सर्किट तो ये हो गए। फिर 2-2 का कॉम्बिनेशन हो गया, 3 वो हो गए, 6 हो गए, और एक तीनों के तीनों एक साथ 7 हो गए। 7 टाइप के सर्किट पढ़ने हमें अभी। ठीक है ना,
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी तक वो हमने जितने भी सर्किट पढ़े ना, ये वाले, ये ऐसे करके, ये तो डीसी सर्किट थे, क्योंकि ये जो सोर्स है ये डीसी है, डायरेक्ट करंट वाला है। एसी मतलब वो सोर्स जो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होता, तो उसके साथ ये चीजें कैसा बिहेव करती हैं वो देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्योर रेजिस्टेंस, यानी कि वो सर्किट जिसमें बैटरी के साथ केवल रेजिस्टेंस है। तो एक तो ये बैटरी हो गई, एसी बैटरी बोल दो या एसी सोर्स बोल दो, बात एक ही है। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आर, ठीक है। अब ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ दिया जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, क्योंकि कांस्टेंट ईएमएफ तो होना नहीं है, एक बार पॉजिटिव होना, एक बार नेगेटिव होना, और बीच में वैल्यू मैक्सिमम पे भी पहुंचेगी और ग्रेजुअल चेंज के बाद मिनिमम पे भी पहुंचेगी, फिर जीरो पे भी आएगी। तो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब t इज इक्वल टू जीरो पे मैंने ये सोर्स स्टार्ट कर दिया, ऑन कर दिया, तो करंट ऐसे चली, थोड़ी देर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली और फिर ऐसे चली। करंट की डायरेक्शन इस t की हेल्प से अपने आप निकल आएगी। कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव रहेगा, फिर कुछ वैल्यू t की कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव रहेगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से नेगेटिव। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि किधर चल रही है, आप तो किधर भी मान लो कि t इज इक्वल टू टी पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और वैल्यू कितनी है i। तो अगर मैं करंट को इस तरफ चलते हुए मान रहा हूं तो ये एंड तो पॉजिटिव हुआ और ये वाला क्या हुआ, नेगेटिव, तभी तो करंट इधर से निकलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तभी तो करंट इधर से निकलेगी। अब ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट मान रहे हैं हम इधर से निकल रही है, और यहां से स्टार्ट किया हमने किरचॉफ लगाना। तो इस वक्त इसका एक टाइम ऐसा होगा, इसका ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और एक टाइम ऐसा होगा इसका ईएमएफ जीरो भी हो सकता है, एक टाइम ऐसा होगा इसका ईएमएफ माइनस ई होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इधर से चल रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान रहा हूं, तो नेगेटिव में घुस के पॉजिटिव में निकल तो फायदा हो गया। तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा I इज इक्वल टू ई बाई आर, यानी कि करंट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो आई ओमेगा टी प्लस फाइव एकदम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव ले लो इसको, ठीक है ना। तो ओमेगा टी प्लस फाइव ले लिया, तो आई की वैल्यू हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये करंट की इक्वेशन आ गई। एक्चुअल में सर्किट पढ़ने का मतलब क्या है, हम ईएमएफ की इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और करंट की इक्वेशन निकालेंगे। ये काम होना है अब हमेशा, ईएमएफ की इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और करंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो हमको पता चलेगा कि जब ईएमएफ इस तरीके से वेरी कर रहा है उस वक्त करंट किस तरीके से वेरी कर रही है। आप देखो यहां पे ईएमएफ और करंट दोनों की इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है ना। इसका मतलब ईएमएफ और करंट दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में है। जिस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम होगा उसी वक्त करंट मैक्सिमम होगी, जिस वक्त ईएमएफ मिनिमम होगा उसी टाइम करंट मिनिमम होगी। वो सारी चीजें यहां पे वैलिड रहेंगी। तो ये एकदम हमको बहुत इजीली मिल गया रिलेशन। तो I and E will be in same phase, ठीक है। अब प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव में क्या, केवल एक कैपेसिटर होगा एसी सोर्स के साथ। अब कैपेसिटर के साथ एसी का अलग ही रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C है, ठीक है ना, तो इस पे जो मैक्सिमम चार्ज है वो कितना हो सकता है, C इंटू ई नॉट, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता इस पे, ठीक है ना। तो जब इस पे इतना चार्ज होगा ये फुल हो जाएगा, ठीक है। अब इतना चार्ज इस पे तब होगा जब बैटरी की पोलैरिटी चेंज होने वाली होगी, ठीक है ना। तो जैसे इस पे चार्ज पहुंचेगा बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इधर पॉजिटिव था पहले अब नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होते ही जो चार्ज इस पे चढ़ाया है बैटरी ने वो वापस आना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो अगर एसी सोर्स है तो इस सर्किट में पूरा टाइम करंट मेंटेन रहेगी, या तो इधर को रहेगी या फिर करंट
इधर को रहेगी, पर पूरा टाइम इस सर्किट में करंट देखने को मिलेगी आपको। अगर ये डीसी सोर्स होता ना तो बस थोड़े से टाइम के लिए करंट होती, जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज होता, चार्ज कैपेसिटर वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है, वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है और करंट की वैल्यू 0 हो जाती, डिक्रीज होके। क्या बात समझ में आई? करंट फ्लो होना बंद हो जाती। हर चाहे डीके का प्रोसीजर हो या ग्रोथ का प्रोसीजर हो, यानी कि कैपेसिटर पे चाहे चार्ज जाना हो या कैपेसिटर से चार्ज निकलना हो, करंट तो डिक्रीज ही होती है, करंट की वैल्यू तो डिक्रीज ही होती है। तो यहां पे करंट डिक्रीज होकर 0 हो जाती, पर यहां पे क्या है, पहले करंट खूब सारी चलेगी, जाके उसको भर देंगे, भरते ही वो करंट को 0 कर देगा, 0 करते ही इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ वहां से तुरंत नेगेटिव की तरफ भागेगा, उल्टा चलेगा। तो अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो करंट पूरा टाइम मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो करंट पूरा टाइम मेंटेन रहेगी। इसमें ये एसी सर्किट की बहुत बड़ा अचीवमेंट था, समझ लो। मतलब कैपेसिटर लगने पे भी सर्किट में करंट मेंटेन रहेगी। अब मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे करंट इसी तरफ है, ये एंड पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव है, ये वाले पे कुछ प्लस क्यू चार्ज चला गया होगा, तो इस पे कितना चार्ज चला गया होगा उस वक्त, माइनस क्यू। अगर यहां से इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ई प्लस से माइनस माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो अब आप ये देखो, यहां पे क्या फाइनली किस फॉर्म में लाना है हमको, तो करंट लाना है ना, ठीक है ना। तो Q को निकाल के उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, जो भी Q आएगा यहां से Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा ई सी, तो C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा। इसका डिफरेंशियल माइनस भी आएगा क्या यहां पे, ठीक है ना, साइन का डिफरेंशियल तो कोस ही होता है, इंटीग्रेशन में आता है। ओके, तो यहां पे ये आ जाएगा, तो ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी ई नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया। अब ये आप देखो, हमने जो ईएमएफ की इक्वेशन ली थी वो ये वाली थी, ये वाली इक्वेशन से स्टार्ट हुए थे और करंट ये आ गई। तो इसका मतलब इस केस में जो है, नहीं इसमें लैगिंग और उसका भी है, और बाद में इसका, हाँ नहीं π/2, ठीक। तो करंट जो है, जो करंट है उसमें कॉस आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, साइन। तो कॉस कर्व कैसे स्टार्ट होता है, कॉस कर्व तो यहां से ऐसे स्टार्ट होता है ना, ये कॉस कर्व ऐसे स्टार्ट होता है, और साइन कर्व कैसे स्टार्ट होता है, साइन कर्व ऐसे स्टार्ट होता है। आप देखो, ये आप कह सकते हो कि अभी टाइम थोड़ा पास होगा और करंट मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, कुछ टाइम के बाद ये टाइम आएगा। मान लो यहां से चलना शुरू कर रहे हैं हम, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, करंट इस वक्त, ये जो चीज है ये तो करंट का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, ईएमएफ का। तो जो करंट का ग्राफ है आप देखो इस वक्त मैक्सिमम पे है और ईएमएफ 0 पे है, तो ईएमएफ तो इंक्रीज होगा और वो मैक्सिमम से नीचे आएगी। अब जो हाल करंट का हो चुका है अब वो ईएमएफ का होगा, इसका मतलब करंट के साथ जो बिहेवियर है वो आगे आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो करंट यहां पे लीड कर रही है, ठीक है ना, करंट इज लीडिंग। करंट वो बिहेवियर पहले शो कर देती है जो ईएमएफ के साथ होगा, ठीक है। अब यहां पे ये वाले जो फैक्टर है, ये इसको मैंने आई नोट लिख दिया। हमने आई नोट किसको लिख दिया है, सी ई नोट ओमेगा को। अब आई नोट तो होता है ई नोट बाई आर, तो हम ये जो सी ओमेगा इसको 1/c ओमेगा लिख सकते हैं नीचे। तो आप ये देखो, ये वाली जो चीज है ये तो वो रोल प्ले कर रही है जो रेजिस्टेंस प्ले करता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, इस चीज को रेजिस्टेंस थोड़ा ही बोल सकते हैं, लेकिन काम तो रेजिस्टेंस का ही हो रहा है ना। देखो, एक तो होता है मटेरियल,
मटेरियल के लैटिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ ओम में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक, अब रेजिस्टेंस मटेरियल थोड़े ही, और भी बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकती हैं रेजिस्टेंस तो। ठीक है ना, मान लो कोई दौड़ रहा है, ठीक है ना, रास्ता खराब है और कहीं पे पेड़ वेड़ बहुत सारी चीजें आ रही है, उनसे उसको दौड़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, तो वो चीज रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, वो तो जगह की प्रॉपर्टी हो गई, स्पेस की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, अब मान लो उसी जगह पे चलते चलते मान लो बहुत तेज हवा चल गई उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होते। अब हवा हमेशा थोड़ी ही रहेगी, कभी सीधी भी चल सकती है, वो कभी उल्टी भी चल सकती है, अपोजिट चल रही है, तो एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया ना। तो एक वो जो रेजिस्टेंस है उसका नाम रेजिस्टेंस हो रखा है, जो स्पेस की वजह से रेजिस्टेंस है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन रुकावट और किसी फैक्टर्स की वजह से भी तो आती है, उनको हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हम दूसरी चीज को बोल चुके। ठीक है ना, तो इसको ये रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर के बिहेवियर की वजह से, इसलिए इसको रिएक्टेंस बोलेंगे। ठीक है ना, ये क्या होगा, रिएक्टेंस, जो कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है, जो कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है। ठीक, अब इस रिएक्टेंस का लेना देना होता है रेजिस्टेंस से। जब आरसी सर्किट पढ़ेंगे तो फिर ये दोबारा से आएगा। इसको रिएक्टेंस क्यों नहीं बोल सकते समझ में, वो रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोल सकते समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई और चीज है, पिछले वाले सर्किट में पढ़ चुके हम, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अब वो भी करंट को रोकेगा, ये भी करंट को रोकेगा। ठीक है ना, पर इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, ये कुछ और है, पर काम रोकने का करता है। क्लियर? ठीक, अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया, उसमें पूरा टाइम करंट चलती रहती। चलो एक चीज और देखो, इसका मीनिंग देखते हैं हम ओमेगा का। हमने ओमेगा को तो थोड़ी वैल्यू देनी है, अभी ओमेगा का मीनिंग देखते हैं हम। अगर ओमेगा ज्यादा होगा, मान लो ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है, ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा। ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, ग्राफ कैसा आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। और ओमेगा की वैल्यू कम होने का मीनिंग क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू कम होने का मीनिंग क्या होगा, ग्राफ ये टाइप आएगा। फ्रीक्वेंसी कम, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इतने ही टाइम में, देखो जितने टाइम में इसने एक चक्कर काटा है वो पता नहीं कितने चक्कर काट देगा ये वाला। क्या बात समझ में आई? अब आप ये देखो, अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो बिल्कुल कंजस्टेड करंट चलती है, और ओमेगा की वैल्यू कम होती है तो कम ज्यादा। अब आप बताओ एसी का इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, एसी का इफेक्ट, एसी का कैरेक्टर इस वाले में ज्यादा है या इस वाले? सोच के बताओ मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एसी का कैरेक्टर पहले वाले ग्राफ में ज्यादा दिखता है दूसरे वाले में, बताओ। किस वाले में? देखो एसी कैरेक्टर होता है कि आपको एक बार तो पॉजिटिव मिल रही है और दूसरी बार नेगेटिव मिल रही है। यहां पे क्या है, पॉजिटिव करंट है और थोड़ी देर बाद फिर से पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना, तो एसी का कैरेक्टर कम है, डीसी का कैरेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं हम। डीसी में क्या पूरा टाइम यू करंट चलेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव चलेगी पूरा टाइम। ठीक है ना, अब आप ये देखो टी टाइम में एक बार पॉजिटिव हुई फिर नेगेटिव, बहुत देर बाद पॉजिटिव हुई, तो एसी तो ज्यादा इसमें फील होगा हमें, और वहां में फटाफट पॉजिटिव मिल रहा है, वहां डीसी फील होगा। ठीक है ना, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर दोगे ना एसी की, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी से मैच करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी यूं हो रही है तो आपको वाइब्रेट होती हुई नहीं दिखेगी एक टाइम पे, तो वो ठीक है ना, उसके कैरेक्टर डीसी से मैच करने शुरू हो जाएंगे। और जो धीरे धीरे प्लस माइनस हो रही, तो आप इंतजार करोगे पॉजिटिव होने का। मान लो कोई काम आप पॉजिटिव वैल्यू पे ही कर सकते हो और फटाफट पॉजिटिव हो रही, तो आपका काम फटाफट हो रहा है। ठीक है ना, तो डीसी को अप्रोच कर रहे ना। अब मान लो पॉजिटिव बहुत देर बाद होगा तो आपका काम स्लो हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो एसी कैरेक्टर सेकंड वाले केस में ज्यादा है, पहले वाले केस में
कम है तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो चीज डीसी की तरफ अप्रोच करती है, और ये लो फ्रीक्वेंसी है। अब आप मुझे बताइए हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा? ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बस यही है। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड द पीक करंट, नोट एक्सी, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक, रिएक्टेंस बोल दो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल दो, ठीक है ना। फॉर अ सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस इज स्मॉल एंड पीक करंट इज लार्ज। डेफिनेटली पीक करंट लार्ज होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी इज जीरो वी विल गेट अ डायरेक्ट करंट डीसी। फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो डीसी बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब तो डीसी होता है, कभी कुछ चेंज ही नहीं होगा। ओके, मैं वो पॉइंट पढ़ रहा हूं जो इसमें दिए हुए हैं बस। द करंट लीड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, यानी कि करंट पाई बाई टू आगे होती है, लीड होती है। बस इतने ही पॉइंट थे इसमें। नेक्स्ट सर्किट, इंडक्टर। कुछ छूटना नहीं चाहिए ना बस। इंडक्टर, इंडक्टर के साथ नाटक है। अब एक चीज और है, बहुत ज्यादा एसी को इमेजिन करके मत देखना, नहीं तो जो आता है ना वो भी भूल जाओगे। ठीक, कहीं ये सोचो कि देखते हैं कैपेसिटेंस में ये कब कम होता है, ये कब ज्यादा होता है, ईएमएफ कम होता जा रहा है, करंट ज्यादा होती जा रही है, फिर हो गया एसी। रट डालो, जो है ना बस रट डालो, ठीक है ना। हाँ, एज इट इज रट डालो, उसी से आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? फॉर्मूला यूज होना है, फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब ये है एल और ये है प्लस माइनस। करंट किसी टाइम पे इस तरफ जा रही है, मान लो करंट इस तरफ जा रही है तो ईएमएफ ई हो जाएगा माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। सिंपल सी चीज है। तो E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। तो डी आई डी टी को इधर ले जाएंगे तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो गया? E अपॉन एल इंटू डी टी, ठीक है ना। E के साथ 1 अपॉन एल रखो, इसको E नोट कर दो, और साइन ओमेगा टी साथ में डी टी, ओमेगा टी प्लस 5 कर लो इसको, ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। इस चीज को इंटीग्रेट करना है और डी आई को इंटीग्रेट करना है। हमें नहीं पता कहां से कहां तक की वैल्यू लेनी है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहां पे ई नॉट बाई एल। इस बार ओमेगा का डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद के बजाय, तो ई नॉट बाई एल ओमेगा, और साथ में आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और माइनस साइन भी आएगा ना साथ में, ठीक। साथ में एक साइन आएगा माइनस का, तो आई इज इक्वल टू हो गया, ठीक है ना, माइनस आई नोट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को भूल जाओ, छोड़ो, वो तो स्टार्टिंग है ना, कहां से स्टार्टिंग हो रही, कहां से वो हो रही है, ठीक। आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक। कांस्टेंट भी ले सकते हो, जीरो आ जाएगा अगर नहीं आएगा कांस्टेंट इसमें। तो अब आप देखो माइनस भी है कॉस भी है, तो पाई बाई 2 पीछे हो गया, ठीक है ना। तो आई जो है वो लैग करती है बाई पाई बाई 2, ठीक है, ईएमएफ से। समझ में आया क्या? किससे? ठीक, तो करंट लैग करती है भाई पाई बाई 2, यानी कि करंट का ग्राफ, काश आपको इलेक्ट्रिकल मिले तो जिंदगी एसी के साथ झंड हो जाएगी। इतना बुरे कोर्स लगते थे ना उसके, पूरा टाइम एसी एसी चलता रहता था वहां पे। ये तो ईएमएफ था और ये थी करंट, ठीक है।
ये दोनों का ग्राफ होगा। इसमें क्या खास बात है वो पढ़ के बता देता हूं मैं। इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, ग्राफ बना लिया, पीछे रहती है π/2, ये देख लिया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना, एक पॉइंट और है, ठीक, ये वाली जो चीज है ये, ठीक है ना, जो L ओमेगा है, मतलब इसको एक्सएल बोलते हैं, रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है तो एक्सएल बोलते हैं। ठीक, हाँ, L ओमेगा, ठीक, और कुछ भी नहीं है, बस रेजिस्टेंस का यूज है, ये रेजिस्टेंस का सब्स्टिट्यूट है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल, उसको एक्सी बोल देंगे हम, ये वाला जो है इसको एक्सी बोल देंगे 1/ωc को। ठीक है, अब इन दो के कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। ये बोर्ड में है क्या एसी? बोर्ड में ना, तो ये, हाँ, ये दो नंबर में आ जाते हैं पूरे, आ जाता है एज इट इज, डेरिवेशन आ जाता है, इसका डेरिवेशन आ जाता है। अच्छा, 10 में से 6 रहता है सर, तुम इस बोर्ड पे तो नहीं करते जाके ऑप्शन में, तो बोर्ड पे कर दो। सिक्स ज्यादा ही पसंद है क्या? अटेम्प्ट एनी 6। ओके, चलो इनके कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले एक पॉइंट है, देखो क्या होता है, मुझे पता है रेजिस्टेंस या ईएमएफ या करंट, तीनों में से कोई भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। ठीक, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, और आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये तरीका हम क्यों यूज करते हैं। ठीक, देखिए क्या होगा, मान लो एक सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है। एक रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर क्रिएट करेगा। अब जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है, वो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, वो तो वेरिएबल है, ओमेगा पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, लेकिन जो वो आर है वो फिक्स है। ठीक, अब एक टाइम ये भी है कि हो सकता है किसी टाइम पे जो ये रेजिस्टेंस जो है, आर जो है, ये तो अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे रहता है। ठीक है ना, उसमें जो फाई है, ये साइन ओमेगा टी के साथ जो फाई आता है, इस फाई की वजह से वो जो कैपेसिटर के द्वारा क्रिएट किया हुआ रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो उसको कभी कभी फुल सपोर्ट करता है, कभी पार्शियली सपोर्ट करता है। तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर नहीं आता, वो कुछ और ही वैल्यू रखता है, और वो बाय डिफॉल्ट कोइंसिडेंटली वेक्टोरियल एडिशन होता है, कोइंसिडेंटली। ठीक, लेकिन इनमें से कोई भी चीज वेक्टर नहीं है, तो ये मैं वेक्टर एडिशन नहीं करा रहा हूं, ये एक मेथड है बस। ठीक, देखिए क्या होता है, मान लो एक सर्किट है जिसमें 2-3 टाइप के रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखे हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक ऐसी एक्सिस बनानी होती है, इस पे ऑलवेज जो एक्चुअल में आर है, जो रेजिस्टेंस आर है, उसकी वैल्यू के बराबर एरो ड्रॉ करना होता है। अब कैपेसिटर में करंट लीड करती है, तो जो कैपेसिटर की वजह से रेजिस्टेंस होता है उसको इस वाले लाइन पे शो करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें यूं। और जो एक्सएल है वो लैग करता है करंट से, तो उसको इस वाली साइड में शो करते हैं। ठीक है ना, ये वाली साइड। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब फाइनली रिजल्ट निकालना होता है तो इन तीनों का वेक्टर सम ही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है। मान लो कहीं पे आर और केवल सी है, तो जो रिएक्टेंस कैपेसिटर की वजह से उसको यहां पे प्लॉट करते हैं और इसको यहां पे प्लॉट करते हैं, और दोनों का वेक्टर सम ले लेते हैं। ये एक्चुअल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाता है, जितनी भी इसकी वैल्यू है। अब आप ये देखो, ये डेफिनेटली इस आर से ज्यादा ही आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आती है? तो ये कभी कभी इसका सपोर्ट भी कर देता है और कभी कभी इसको अपोज भी कर देता है। ठीक है, ये तो इसी लाइन पे रहना है, ना इधर जाना ना इधर जाना, इसको एक्सी को, ये तो इसी लाइन पे छोटा बड़ा हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता।
क्या 1/ωc की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है? फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 1/ωc भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एरो होगा तो ऊपर ही होगा और राइट लेफ्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां पे जो रिजल्टेंट होगा वो आर से कुछ बड़ा ही होगा। क्या बात समझ में आती है? अब जो भी आता है, जो रिजल्टेंट आर आता है, उसी को उस सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मानते हैं और उसको जेड से डिनोट करते हैं। अब आर प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं, इसलिए आर के और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 0 है। जब प्योर कैपेसिटिव होता है तो करंट आगे होती है π/2, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और वो पीछे तो इनके बीच का एंगल ये है। तो अगर जेड का एंगल यहां से थीटा बन रहा है, ये वाला एंगल मान लो थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब करंट ईएमएफ से थीटा एंगल आगे है। जो रिजल्टेंट करंट है वो सब बदल जाएगा ना। सर्किट में 2-3 चीजें डाल दोगे आप, तो एक तो करंट को आगे लीड कराने की कोशिश करेगी, उसको लैग कराने की कोशिश करेगी, फाइनल रिजल्ट पता नहीं किसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो फाइनल रिजल्ट आपको यहां से पता चल जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं वो इमेजिन नहीं कर सकते आप, इसलिए इमेजिन करने की ट्राई मत करना कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ लगा दिए और सोच रहे हैं देखो कैपेसिटर ने करंट छोड़नी शुरू कर दी, ठीक है ना, और उस वक्त जो ईएमएफ का सोर्स है उसने भी करंट छोड़नी शुरू कर दी, तो करंट ज्यादा हो गई या अब कम हो गई, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि और भी बहुत कुछ काम है करने को, ठीक है। कहीं कुछ हो गया तो किसी लायक नहीं रहेंगे, पता घर वाले लेने आ रहे हैं, कहाँ मिला, रेलवे स्टेशन पे घूम रहा है पटरियों के बीच में, हाँ ठीक। तो अब देखो, तो जो एलसीआर है, एलसीआर में एलआर सर्किट ले लेते हैं, फिर सीआर सर्किट लेंगे और फिर एलसी सर्किट लेंगे। तो एलआर सर्किट ले लेते हैं पहले। एलआर सर्किट में क्या होगा, एक तो ये एल होगा और यहां पे होगा रेजिस्टेंस। इसके साथ अगर आपने एसी सोर्स लगा दिया तो करंट की सिचुएशन क्या होगी, अगर ईएमएफ की वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है तो। अब इसमें वो कैलकुलेशन करके काम नहीं कर सकते आप कि किरचॉफ इक्वेशन लिखी और तब जाके आई की वैल्यू निकाल के लाए, इसमें वो वाला काम करेंगे। इसमें क्या करना है, दो चीजें हैं, एक तो एल और आर, ठीक है ना। इसके फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा। मान लो जो एक्सएल है उसकी वैल्यू कितनी है ओमेगा एल। ओमेगा एल का एरो तो आपने नीचे प्लॉट कर दिया, ये रहा, इसकी लेंथ कितनी है ओमेगा एल। ये रेजिस्टेंस कितना है आर, आर वाला एरो आपने यहां पे प्लॉट कर दिया इस जगह। तो अब देखो रिजल्टेंट कितना निकल आया, ये तो आर है, रिजल्टेंट ये वाला निकल आया, ये इसको बोलेंगे जेड। जेड की वैल्यू डेफिनेटली अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो गई, ठीक है ना, यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ये जेड हो गया। और अब ना तो उसको रिएक्टेंस बोल सकते थे ना इसको रेजिस्टेंस बोल सकते, क्योंकि तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसको नया नाम दे देंगे इंपीडेंस, ठीक है ना। तो जेड इज इंपीडेंस, मतलब वही रुकावट, ठीक है ना, सब चीजें रुकावट है। किस चीज की रुकावट है नाम, आप देखो ये अकेला होता तो रिएक्टेंस बोल देते, ये अकेला होता तो रेजिस्टेंस बोल देते। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो दोनों में से कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए इंपीडेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब जेड की वैल्यू ये हो गई, अब ये वाला एंगल हो गया फाई, मान लो ये फाई है। अब tan फाई की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है ना, एक्सएल बाई आर, ठीक है ना। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। अब ये नीचे की तरफ है फाई, तो करंट अभी भी लैग करेगी, तो करंट की फाइनल इक्वेशन हो जाएगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस की जगह माइनस फाई लिख देंगे हम, है ना। क्या बात समझ में आई, ठीक है ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये, तो माइनस फाई लिख देंगे। अब आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की वैल्यू होगी सीधे सीधे ई नॉट बाई जेड, और जेड क्या होगा ये रहा,
क्योंकि हमें क्या लिखना, हमें क्या चाहिए इक्वेशन लिखने के, एक तो आई नॉट की वैल्यू चाहिए होती है और एक ओमेगा टी के साथ क्या जुड़ना है वो चाहिए होता है। इक्वेशन अपने आप रेडीमेड बन के तैयार हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या है, सी आर। क्या होता है सी आर? क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, जानवर। मोबाइल में इंडक्टर होता है सर, हाँ, मोबाइल में इंडक्टर लगता है। सब जगह इंडक्टर लगता है, बहुत सारी जगह ऐसी 99% जगह पे इंडक्टर लगता है। अब ये 10-10 रुपए वाले बल्ब में क्या इंडक्टर लगाएंगे, एक पैसा नहीं बचेगा, ठीक है ना। पर जो अच्छी हाई क्लास वाली लाइट होती है ना, महंगे वाली, उनमें भी इंडक्टर होता है, ताकि लाइट, कुछ लाइटें बिल्कुल धीरे से जलती हैं और फिर धीरे से ही बुझती भी हैं। जितनी आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो क्या, वहां पे जो लाइटें होती है ना, जितनी भी होती है, मोस्ट जितने भी अच्छे बड़े घरों की लाइटें होती हैं, खूब बहुत हाई क्लास बिल्डिंग होती है ना, उनमें जो लाइट्स होती हैं वो एकदम से नहीं बुझती, धीरे से बुझती हैं वो। उनमें इंडक्टर लगा होता है, धीरे से करंट को जीरो करता है और धीरे से करंट को वो मैक्सिमम होने देता है। खैर, सी आर, ठीक है ना। सी आर सर्किट में क्या होगा, एक तो कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टेंस होगा। क्या हमें पढ़ने की, हम सी आर सर्किट पहले पढ़ चुके हैं क्या? क्या बात कर रहे हो, आरसी पढ़ा है, पर वो डीसी था और ये एसी है, इसलिए यहां भी इसको दोबारा पढ़ना जरूरी है। ठीक, वही हम दोबारा से किरचॉफ इक्वेशन तो नहीं बनाएंगे, यहां पे वही डायग्राम दोबारा ड्रॉ करेंगे। आर, आर तो ये आया यहां पे, ठीक है ना। और एक्सी की वैल्यू क्या होगी, 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी को यहां पे प्लॉट कर दो, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये हो गया जेड। जेड की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। अब आप ये देखो, ऊपर की साइड ये फाई है, तो करंट की इक्वेशन सीधे सीधे हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की वैल्यू आप बता ही सकते हो, 10 फाई कितना होगा, ठीक है ना, एक्सी अपॉन आर, यानी कि 10 फाई इज इक्वल टू 1/आर ओमेगा सी, ठीक है ना, 1/आर ओमेगा सी। ये 10 फाई हो जाएगा, फाई की वैल्यू पता चल गई हमको। आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा E/जेड, और जेड की वैल्यू ये रही। इसमें आई नॉट की इक्वेशन तैयार हो गई हमारे पास, तो ये आरसी सर्किट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, यूज बस एसी का इतना है कि ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अभी तो क्या लग रहा है, अभी तो ट्रेंड में चल रही हैं सारी चीजें, बाद में जाके क्या कंफ्यूजन हो जाता है बस, और कंफ्यूजन ही है जो इनकी वैल्यू बढ़ाता है, वरना इनको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि तरीका तो पता चल गया ना आपको, बस उसके बाद तो हो ही जाएंगी ये, थोड़ी सी एफर्ट लगाओगे तो। खिलाया था गोद में, खाना सर, अच्छा खाना, मैंने चोई नहीं उठा के, रिफ्रेशमेंट हुआ था सर। अच्छा रिफ्रेशमेंट हुआ था, क्या क्या दिया खाने को इन्होंने, खाने में शॉप पे वो सिगरेट पी रहा था, हम लोग लिए तो बोला मैं पे कर दे रहा हूँ। हैं, अच्छा चोई, वैसे थोड़ा सा क्या गया, पर दिल का सही है, यस सर, वो सही, नेचर सही है। हाँ उसका नेचर सही है, वो डाउन टू अर्थ है, हवा में नहीं उड़ता, उसे पता है कि इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। वो सबसे पहली चीज है, उनका बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता 40 हुआ तो 40 दिया हो। है। अच्छा ऐसा था क्या, खाना लगा इसका मारता है, तो मालूम पड़ गया। हाँ एक दिन क्या बोल रहा था मुझे, मैं कुछ लेने की वॉच की बात कर रहा था, तो ये तो जीएम है ना, इसका काम तो इन सबको कंट्रोल करना है,
जो भी फैकल्टी है के मतलब, तो अपन तो थोड़ा रेस्पेक्ट देके ही बात करते हैं। बोल रहा था आई एम नॉट एज रिच एज यू। मैंने क्या बात कर रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता था उस दिन इसको, मतलब भले ये कुछ भी है मुझे कुछ, पर इतना तो इनकी रिच भी नहीं होते बहुत ज्यादा। ये लोग केवल अपने लिए कमाते हैं ना, इसलिए ऐसा लगता है जैसे रिच हैं। फैमिली वाले वो अपने लिए कमाते हैं, वो नहीं करते। इंडिया की तरह थोड़ी एक हो गया तो सबको खिलाएगा बिठा के, सब ऐश करेंगे। अब तो बस मेरा लड़का ये हो गया, अब तो बाहर घर के बाहर वो डाल लेते हैं ना लकड़ी वाला वो, और उस पर यूं बैठ जाते हैं। आलसी नौटंकीबाज होते हैं पूरे, एक नंबर के। एमबीए तो किया हुआ ही होगा ना सर। हाँ, एमबीए भी ये लोग अपने खर्चे पे ही करते हैं। एजुकेटेड तो हाँ। होगा ही पूरा। कौन? चोई? हाँ, एजुकेटेड तो लगता ही है। ये लोग सही है, ये लोग खुद ही पढ़ते हैं। और इंडिया में तो जब तक बच्चा पढ़ेगा कमा तो सकता ही नहीं है, कोई कमाने ही नहीं देगा उसे। हाँ, पढ़ाई तो तुझसे होनी भी, कमा ले। और वहां पे कमाते भी हैं, पढ़ते भी, इसलिए पढ़ाई थोड़ी आसान होती है। 1 ईयर आर्मी में ट्रेनिंग मिलता है लोग तभी ना, हर सिविलियंस को जाना पड़ता है। हाँ, एक्चुअल आर्मी में। हाँ, 1 साल आर्मी में देना, मिनिमम 1 ईयर है वो, ज्यादा आप अपनी मर्जी से रह सकते हो वहां पे। EMI सही है उन लोगों का। हाँ, अब कुछ सही है। दरअसल ये है ना, आर्मी में कोई अपनी मर्जी से तो जाना नहीं चाहेगा वहां पे, क्योंकि इंडिया में कौन जाता है आर्मी? जिसके पास पैसा वैसा नहीं होता, और ना आर्मी में कोई नहीं जाएगा इंडिया में से भी, चाहे पाकिस्तान अंदर तक आ जाए तो भी नहीं जाएगा कोई। कि जब आएगा तब देखेंगे। हाँ यार, वो तो बहुत बुरी बात थी। एक कोई स्पीच भी तो आई है, कोई हैदराबाद के लीडर ने दी है। ओवैसी, हाँ। बहुत बुरी स्पीच है यार, मैंने सुनी है वो, बहुत ही बुरी है। नॉनसेंस इंसान है वो एकदम। कोई भी मतलब गिरफ्तार, अरेस्ट तो हो गया ना वो। हनी सिंह भी बहुत ज्यादा। हनी सिंह जेल में है। हनी सिंह जेल में। चला गया जेल में। जेल में तो जा। उसने तो बहुत बुरी उतारी है यार इंडियंस की। क्या क्या नहीं। सोचता ही है। हाँ, सोचता क्या क्या रहता है मालूम है, खाना कैसे बनता है। लेकिन ऐसा इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं जो इंडिया का ही मजाक बनाते, तो वो तो रिडिकुलस लगता है यार, बहुत बुरा। बुरा नहीं फील होता। सिंगर भी सबसे कॉस्टली है वो, पता है। हाँ, चलो एलसी। एलसी सर्किट पढ़ाने में तो कुछ है नहीं, ठीक है। एक एल है और एक सी है, और एल सी है ही। तो इसमें वही देखिए, जो आर तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ओमेगा सी ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो रिजल्टेंट कहीं एक ही डायरेक्शन में आएगा। मान लो ये ऊपर बच गया थोड़ा सा, ठीक है ना, ये ऊपर की साइड, तो इसकी वैल्यू होगी 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, इसकी वैल्यू, ठीक। तो ये वाली, अब फाई की वैल्यू तो यहां पे 90 डिग्री हो ही गई, π/2, तो इक्वेशन फटाफट आ जाएगी, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की वैल्यू 90 होगी, और ये I0, जेड की वैल्यू कितनी हो रही है यहां पे 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ठीक है ना। फाई की वैल्यू π/2 नहीं, इसको देखा जाता है। ईएमएफ वाली लाइन तो ये है जिस पे रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं। रेजिस्टेंस इस पे इसलिए प्लॉट करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में ईएमएफ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, सेम पोजीशन पे होती है, तो ये होगा π/2। तो इक्वेशन क्या हो गई, I0 की वैल्यू क्या हो गई, E0 डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। अब एलसी ऑसिलेशन होते हैं एक, ठीक है ना, एलसी ऑसिलेशन, इसको एलसीआर वगैरह को खत्म करने के बाद देखेंगे हम। एकदम बोरिंग काम नहीं लग रहा? इसीलिए तो सबसे लास्ट में है ये। हाँ, अलग होता है। दरअसल क्या होता है,
मान लो एक कोर्स में आपने एक वीडियो देख लिया, उस वीडियो को दूसरे कोर्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बच्चा मोर देन 2-3 कोर्स खरीद लेता है कभी कभी। मान लो किसी ने कंप्लीट फिजिक्स खरीद रखी है, उसके साथ साथ मैकेनिक्स भी खरीद ली, तो मैकेनिक्स में तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। हाँ, फिर तो हो गया काम। तो इसलिए जितने टाइप के वीडियो होते हैं ना, उतने टाइप की शूटिंग करनी पड़ती है। चैन कहीं नहीं है, वरना एक ही बार शूट किया और वही चला पूरी जिंदगी, वो नहीं हो सकता। एलसीआर, एलसीआर में तो तीनों चीजें होंगी। चलो बताओ इसमें जेड की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट, वैसे ही बिना ड्रॉ किए बताओ, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड। क्यों? क्योंकि आर को तो हम इस लाइन पे प्लॉट करेंगे, यहां पे ये तो हो गया आर, ये हो गया 1/ओमेगा c, और ये हो गया ओमेगा एल। मान लेते हैं ओमेगा एल ज्यादा है, तो रिजल्टेंट यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। अगर जेड की वैल्यू ये हुई तो फाई क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है ना। और अगर जेड की वैल्यू ये हुई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर, तो इस केस में फाई क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये एरो ऊपर की साइड आ जाएगा। अब ईएमएफ की इक्वेशन तो यह, करंट की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। ये फॉर्मूले हैं इस तरीके से, ठीक। अब एलसीआर में जो है एक कंडीशन होती है रेजोनेंस की, ठीक है ना। रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है? रेजोनेंस का मीनिंग होता है जब आर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये वाली चीज जीरो होगी, क्योंकि ये वाली चीज होनी है तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो कभी होने से रही। इसलिए आर की वैल्यू मिनिमम, आर मतलब जेड की वैल्यू मिनिमम, मतलब जो रुकावट है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम, इसकी वैल्यू मिनिमम का मतलब क्या हो? देखो आर तो वेरी करता नहीं है, कुछ भी एडजस्ट करके इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या होगा? जेड की वैल्यू जब भी मिनिमम होगी, करंट की वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होगी, ठीक है। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? जब एक्सेप्शनली हाई हो जाती है वैल्यूज। तो ये कंडीशन तब होगी जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, यानी कि 1/ओमेगा c इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1/LC। इस वैल्यू पे रेजोनेंस बोलते हैं, जो भी अरेंजमेंट होते हैं इस वैल्यू पे रेजोनेंस होता है। तो यहां पे करंट की वैल्यू क्या मिलती है हमको? मैक्सिमम, ठीक। अब आप एक चीज और देखो, एक बार तो ओमेगा मल्टीप्लाई में है, एक बार ओमेगा डिवीजन में है। तो ओमेगा को अगर जीरो से स्टार्ट करोगे, तो जीरो से अगर स्टार्ट करोगे तो इस फैक्टर की वैल्यू, ठीक है ना, ओमेगा को जीरो ले लो तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई, ये मैक्सिमम हो गई, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। और ओमेगा को इनफाइनाइट ले लिया तो भी ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ओमेगा को जीरो से लेके इनफाइनाइट तक वेरी करेंगे तो इसकी वैल्यू यूं होगी, इनफाइनाइट से आएगी, मिनिमम होगी, और फिर कितने पे चली जाएगी? इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो अब अगर मैं इंपिडेंस, मतलब अगर मैं इस जगह पे आपको इंपिडेंस और उसका ग्राफ बना के दिखाऊं यूं करके, जेड और ओमेगा का, तो ग्राफ ऐसे आना चाहिए। ये अभी इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जेड का ग्राफ, जेड के साथ आर स्क्वायर भी तो है ना, ठीक है ना। तो ये ऐसे ग्राफ आएगा यूं, और ये तो किसका ग्राफ है? जेड का। और अगर इसी के साथ करंट का ग्राफ बनाया जाए तो करंट का ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि जब जेड मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, ठीक है ना। करंट इज इक्वल टू आई नॉट बाई जेड होगा ना, वो ई नॉट बाई जेड होगा। जेड जब मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगी, तो करंट का तो ग्राफ ये हो जाएगा और जेड का ग्राफ ये हो जाएगा। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, वो शॉर्ट में बता दिया मैंने, वरना मैं इस ग्राफ को उधर ले जाके अलग से बनाता, पर बात तो एक ही है, ठीक है ना। यहीं पे एलसीआर समझ लो,
खत्म हो गया, ठीक है ना, मतलब थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अभी इसके एक दो क्वेश्चंस हैं वो और कराने मुझे, और थोड़ा पावर वगैरह के फॉर्मूले हैं, ठीक। इसको नोट करना चाहते हो कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने होमवर्क पूरा किया अभी खूब देर में बैठ के। हाँ, रिवाइज तो क्या ही करूंगा, याद तो मैं कभी कुछ करता ही नहीं। कौन इतनी टेंशन ले, वैसे ही इतनी सारी थॉट्स हैं, और पढ़ाई लिखाई को और भर लो दिमाग में, और क्या। आज एक बोलता रहता है ना, वेव नहीं पढ़ाई सर, वेव पढ़ा दो, वेव पढ़ा दो, नहीं आया ना, उसको बोलना कल वेव पूरी खत्म कर दी। अबे तूने कल 4-5 घंटे वेव पढ़ाई सर ने और खत्म कर दी। कल एरर देखते हैं। अभिषेक तो उस दिन चोई वाले कांड के बगैर आया ही नहीं। बोर्ड में वैसे पढ़ने में तो ठीक है वो। सिम नेट पे क्या देखेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यार। देखो इसने बोला है इन एन एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 120 ओम और ओमेगा की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, और बोला है एट रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन में, इस वक्त रेजोनेंस की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड आर यानी कि वी एल और वी आर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 40 वोल्ट है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एल की वैल्यू बताइए क्या होगी, सी की वैल्यू बताइए क्या होगी सर्किट में, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन में यह पूछा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा आई लैग्स बाई वोल्टेज बाई π/4, यानी कि ओमेगा की किस वैल्यू पे करंट ईएमएफ से π/4 पीछे पहुंच जाएगा। पहले तो यही वाला क्वेश्चन करना है, एल और सी की वैल्यू बतानी है। बताइए क्या करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए कुछ भी जो भी आपको समझ आया है। अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो एक्सएल माइनस एक्ससी तो 0 हो रखा होगा, तो उसका भी यूज कर सकते हो आप। एल का वैल्यू 0.2, ओके सही है। सी की वैल्यू, हाँ सी की वैल्यू आ जाएगी उससे, और 1045 का फॉर्मूला लिख दो।
आ गया 0.2? कितने लोगों का आ गया 0.2 आंसर? एल की वैल्यू 0.2, कुछ और भी आएगा साथ में 10 टू द पावर समथिंग -6। नहीं, उसकी कैलकुलेशन सही करो अब तो कैलकुलेशन सही करो, उसकी 10 टू द पावर सही करके बताओ मुझे कितनी है। .2 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा मिली हेनरी। कैलकुलेट करके देखो। मिली हेनरी, मिली मतलब 10 टू द पावर -3। मैं कर ही देता हूं इसको। देखो ये चीजें क्लिक नहीं करती। अपने टाइम पे मैंने जब ये क्वेश्चन किया, बहुत पुराना क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता है इसमें कभी भी। ये क्वेश्चन क्लिक कर ही नहीं सकता किसी ने पहली बार एसी पढ़ा है तो, हो ही नहीं सकता उससे, ठीक है ना। अगर किसी ने पहले से थोड़ा बहुत रिवाइज कर रखा उसी से होता। देखो क्या होगा, एक एलसीआर सर्किट है, इमेजिन कर लो एल है, सी है और आर है, बैटरी है। अब ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 120 और रेजोनेंस की कंडीशन है। अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो जेड की वैल्यू क्या हो रखी होगी, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो रखा होगा इस टाइम, यानी कि जेड की वैल्यू तो सीधे सीधे आर होगी जब रेजोनेंस की कंडीशन। इतना हो गया। अब ये बोल रहा है कि ओमेगा इतना, यानी कि ओमेगा की इस वैल्यू पे रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। यानी कि ईएमएफ अगर मैक्सिमम है तो उस चीज को, जो अगर ईएमएफ का मैं ग्राफ बनाने लगूं यहां पे, ठीक है ना, ईएमएफ का ग्राफ ऐसे आएगा ना, ठीक है ना, ईएमएफ या करंट दोनों का ग्राफ ऐसे ही आएगा समझ लो। तो ये वाली वैल्यू एक्चुअल में ओमेगा है, जिस ओमेगा पे ये पीक पे पहुंचता है। और अगर जेड का ग्राफ बनाएंगे तो जेड का ग्राफ ऐसे आएगा, तो जेड इस वैल्यू पे मिनिमम है आर, और ये वाली वैल्यू कितने के बराबर है, आर के। क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये जेड का ग्राफ है और ये आई या फिर ईएमएफ का ग्राफ है। क्या चीज समझ में आती है? अब ओमेगा की इस वैल्यू पे रेजोनेंस हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो रेजिस्टेंस लगा हो ना, उसके अक्रॉस वोल्टेज इतनी है। लेकिन एसी के केस में तो वोल्टेज कम ज्यादा होती रहती है। इसका मतलब ये आरएमएस दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू तो बता ही नहीं सकते हम। अगर कांस्टेंट बता रहे हो तो समझ लो आरएमएस बता रहे हो आप, तो ये आरएमएस है। तो वी आर एम एस ओवर जेड कर दूंगा तो क्या आई आर एम एस नहीं आ जाएगा? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस इज करंट, और जैसी वोल्टेज होगी उसी टाइप का करंट आएगा। वोल्टेज आरएमएस तो करंट भी आरएमएस आएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/120, यानी कि 0.5 एम्पियर। ये आई आरएमएस की वैल्यू आ गई। अब हमें ये वाली वैल्यू दी हुई, ये भी आरएमएस दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो वीएल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वीएल की आरएमएस वैल्यू दी हुई है। अगर इसको मैं एक्सएल से डिवाइड कर दूं तो आई आरएमएस आना चाहिए, ठीक है ना। इसको इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, ठीक। इसका रेजिस्टेंस होता है ओमेगा एल, तो ये कितना है, 40 डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू कितना, 0.5। क्या यहां से एल नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4 आएगी। देखो कैलकुलेट करके, नहीं तो क्या पता मैंने कहीं पे डेटा गलत दे दी हूं। अगर आपकी -6 ही आ रही है तो फिर -6 ही होगी, ठीक है। पर कुछ आज तक ऐसे हुआ नहीं, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ रही है हमने किया क्या है? ऐसे एसी के क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसने बोला कि ओमेगा की किस वैल्यू पे, ओमेगा की किस वैल्यू, यानी क्वेश्चन ही अलग हो गया। रेजोनेंस तो रहा नहीं अब, क्योंकि ओमेगा की एक फिक्स वैल्यू पे रेजोनेंस होता है। अब ये ओमेगा की ही वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब अब क्वेश्चन जनरल हो गया। तो बोल रहा है ओमेगा की किस वैल्यू पे करंट जो है वो लैग करेगी बाई 45। अब करंट लैग कब करती है, जब नीचे वाला एरो बड़ा होता है। इसका मतलब ओमेगा एल माइनस 1/ωc डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू होगा 10/45। ये पहले आएगा,
ये बाद में आएगा, तभी तो एरो नीचे जाएगा। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक, 10 π/4। हाँ, मैंने लिखा नहीं था ना क्वेश्चन, बट π/4 पीछे होगा वो, कोई बात नहीं। π/4 की लैगिंग होनी है, तो ये 45 हो गया। यहां से उसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी ओमेगा की, बता देता हूं आपको, 8 × 10⁵ ये हो जाएगा 8 × 10⁵। हाँ, 2 × 10⁻⁻⁴ है, तो 0.2 मिली हेनरी हो जाएगा। ठीक है, बस इस टाइप का क्वेश्चन होता है। एक लास्ट हेडिंग है, बस 5 मिनट में एसी खत्म होने वाला है। पावर फैक्टर, पावर की हेडिंग डाल लो बस, पावर फैक्टर उसी में बता दूंगा मैं क्या होता है। एलसी भी देखेंगे, कल देखेंगे एलसी। हाँ, चलो पावर करके खत्म करते हैं, फिर कल आधे से ज्यादा आप में से आएंगे भी नहीं। पावर, ओके, देखो टोटली रटने वाला डेरिवेशन है। P = होगा V × I। ठीक है ना, किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे मुझे पावर निकालनी है। ठीक है ना, इसलिए पावर विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम होना ही है। जब करंट और ई दोनों के दोनों टाइम के साथ साथ बदल रहे हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई भी तो टाइम के साथ साथ बदलेगी। ठीक है ना, अब V क्या है, E0 sin ωt ले लेते हैं इसको, फाई हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये होगा E0/Z sin ωt प्लस फाई। कोई भी आर्बिट्रेरी सर्किट हो सकता है, ये LCR में से LR कोई भी हो सकता है, कोई भी सर्किट हो सकता है। फाई की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। हम मान रहे हैं कि ईएमएफ में और करंट में फाई का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो ईएमएफ को तो एज इट इज ये लिख देंगे, करंट को हम ये लिख देंगे। फाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कैसा भी सर्किट हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा, E0 का स्क्वायर बाई जेड इंटू साइन ωt और साइन ωt प्लस फाई। केवल मैथ का काम बचा हुआ है, अपना काम कुछ नहीं है यहां पे। ठीक है ना, फाइनली जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये यहां पे इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो इक्वेशन आई गई। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा। टाइम की वैल्यू डालते रहो, पावर की वैल्यू आपको उस टाइम पे मिलती रहेगी इस इक्वेशन से। ठीक, तो जो चीजें वेरी करती हैं वहां पे एक एवरेज भी एग्जिस्ट करता है। तो P का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ P dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल T तक कर दो। ठीक है, जब इसके साथ आप dt लिख के इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका निकल आएगा 1/2। ठीक है ना, V0 का, V0 मतलब E0 ही V0 है, V0 का स्क्वायर बाई जेड इंटू कॉस फाई। ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा एवरेज का। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है P एवरेज का फॉर्मूला, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, इसकी बहुत सारी फॉर्म है। जैसे ये 1/2 है, इसको √2 × √2 लिख दो। ठीक है ना, तो ये जो क्या होगा, V0 × V0 बाई जेड डिवाइडेड बाई √2 और डिवाइडेड बाई √2 इंटू कॉस फाई, ये पावर हो जाएगी। ये तो VRMS हो गया। ठीक है ना, और ये तो I0 था, इसको √2 से डिवाइड करो तो IRMS हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये भी पावर का एक फॉर्मूला है। बात समझ में आती है। अब इसमें एक फॉर्मूला और है कि ये जो VRMS है, ठीक है ना, इसको R इंटू IRMS लिख दो।
तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं हम, आई आर एम एस इंटू आर, और ये आई आर एम एस हो गया, ठीक है ना, और साथ में क्या हो गया, कॉस फाई। तो ये आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस फाई हो गया। एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना, मैंने यहां पे आर ले लिया है जबकि मुझे जेड लेना चाहिए था, ठीक है ना। उसको हम यहां पे कॉस फाई को समझा रहा हूं मैं अभी, उसके बाद वो आपको समझ में आ जाएगा क्या मिस्टेक हो गई है। देखिए ये आर है यहां तक का, और ये मान लीजिए जेड है, और ये फाई है, तो कॉस फाई क्या होगा, कोस फाई होता है आर बाई जेड, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने क्या किया, जो ये वी आर एम एस है, ठीक है ना, इसको क्या लिखना, आई आर एम एस इंटू जेड लिखा, कॉस फाई की वैल्यू डाल दी आर बाई जेड, ठीक है ना। तो जब वो वाला जेड, तो कॉस फाई यहां से हटाना पड़ेगा, तो जाके अगर मैं कॉस फाई हटा दूं तो जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, आर, ये कॉस फाई नहीं आएगा बस यहां पे, ठीक है। एक्चुअल में वी आर एम एस को क्या लिखेंगे, आई आर एम एस इंटू जेड, ठीक है ना, इंटू आई आर एम एस, और जेड तो यहां पे लिखा हुआ है, और यहां पे आर बाई जेड लिखा हुआ है, जेड से जेड कट गया तो केवल आर बच गया। तो पावर का फार्मूला एक ये भी है, याद रखना है, कॉस फाई नहीं आता, और कॉस फाई इज योर पावर फैक्टर। कॉस फाई को ही बोलते हैं क्या, आर बाई जेड, मतलब पावर फैक्टर। क्लियर, बस यहीं पे एसी दी एंड होता है।